हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी कंपनी जो आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, टिप्स। और इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स कुछ हैं वो टी सीरीज, सारेगामा, जी म्यूजिक इंडस्ट्री और काफी मतलब ये एक ऐसा स्पेस है जो काफी हीट अप हो रहा है। और इसमें आई थिंक अगर इसके हम एट्रीब्यूट्स देखें और ग्लोबल इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें तो आई थिंक यूनिवर्सल म्यूजिक और वार्नर ब्रोस म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है रहा है इन्वेस्टर्स का, अमेरिकन इन्वेस्टर्स का, वैल्यू इन्वेस्टर्स का। और इसमें सबसे बड़ा आई थिंक उनका लुकआउट यही है कि ये एक ऐसा एसेट है जो एक बार आपने ओन कर दिया तो इस पे डेप्रिसिएशन एक तरीके से बहुत बड़े तरीके से प्ले आउट नहीं करता है। और थोड़ा इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो म्यूजिक के आईपी राइट्स हैं उसमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया वाला साइड आ जाता है। अपना जो वेडिंग इंडस्ट्री है, ये जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन जो एक मीडियन एज ऑफ 26 है, 27, 28, जो भी अपडेटेड फिगर्स है उस रेंज में है। तो एक तरीके से लॉट्स ऑफ मैरिजेस, लॉट ऑफ मैरिज थीम्स आर देयर एंड म्यूजिक एज अ यूथफुल नेशन आल्सो। आई थिंक एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने ऊपर नीचे जाते हैं या इकोनॉमी का जीडीपी नंबर कितना ऊपर नीचे जाता है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस भी है। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस नहीं है। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक टी सीरीज एक इसमें एक लीडिंग एक तरीके से प्लेयर है। और टी सीरीज का जो एक हनुमान चालीसा का जो गाना है तो उसमें 5.4 बिलियन व्यूज हैं यूट्यूब में। तो उसमें अगर आप आरपीएम 8 to 40 रुपीज के रेंज में लगाओ पर 1000 व्यूज, तो ओवर द लास्ट 14-15 years इट हैज जनरेटेड रेवेन्यू इन द रेंज ऑफ 70 to 150 करोड़। तो ऐसे अभी कई सारे और भी हमें दिख रहे हैं म्यूजिक कैटलॉग्स जो मैं फॉलो करता रहता हूँ। आई थिंक सारेगामा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा। और इसका जो रेवेन्यू एट्रीब्यूट्स और ये सारी चीजें काफी एक्साइटिंग लगती है। तो इस एडिशन में हम क्या करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे, कैपिटल एलोकेशन ये कैसे कर रही है उसके बारे में समझेंगे, इसका रेवेन्यू और ग्रोथ कैसे चल रहा है वो देखेंगे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो जिनके साथ इनका पार्टनरशिप है और जिस तरीके से ये उनसे रेवेन्यू कमाती है वो थोड़ा देखेंगे। अम, इनके अपकमिंग म्यूजिक रिलीजेस, इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, थोड़ा एआई के बारे में भी समझेंगे क्योंकि आई थिंक एआई की वजह से क्या हो रहा है कि अब थोड़ा लो कॉस्ट में एक तरीके से म्यूजिक बन तो रहा है बट पहले क्या होता था, पायरेसी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था जिसको आई थिंक स्पॉटिफाई और यूट्यूब ने एक तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले जाके उनको रेवेन्यू जनरेटिंग बना दिया है। तो क्या एआई में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो भी थोड़ा समझेंगे। और सब्सक्रिप्शन वर्सेस एड रेवेन्यू, तो उसमें कौन से में ज्यादा फायदा होता है वो भी समझेंगे। और ट्रेंड्स किस तरीके से जा रही हैं वो भी देखेंगे थोड़ा। फिर इसमें ग्रोइंग लिसनरशिप का क्या मार्केट शेयर हो रहा है वो देखेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, एक तरीके से मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है कि 25-25% से ये अगले 3-4-5 साल में ग्रो करेगी। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ग्रोथ रेट्स उसके ही रेंज में रही हैं। इनका थोड़ा पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे देखेंगे कि प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें कितनी छोटी हैं, इनको रिक्वायर्ड नहीं है। और इनका जो जो भी कैश ऑन बुक्स है वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स में यूटिलाइज हो रहा है। और फाइनेंशियल कैश आउटगो जो है जो कि डिविडेंड्स या शेयर बायबैक के फॉर्म में होता है उसमें कितना आउटगो हो रहा है। थोड़ा इनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रेंड भी देखेंगे और लास्ट में हम थोड़ा स्क्रीनर एनालिसिस देखेंगे। तो ये कंपनी का ओवरव्यू है। कंपनी जो है एक डेट फ्री कंपनी है जिसके पास 267 करोड़ ऑफ कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। um, और इनका जो कैटलॉग है क्लोज टू 30 to 35 thousand सॉन्ग्स का कैटलॉग है। और इनके जो कॉम्पिटिटर्स है सारेगामा, जिसको मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, आई थिंक उनका एक लेड आउट प्लान है कि नेक्स्ट 3-4 years 5 years में 1000 करोड़ का कैपिटल आउटले है फॉर न्यू म्यूजिक एक्विजिशंस। सारेगामा का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर प्री 2000 में उनका बहुत बड़ा कैटलॉग है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.3 लाख सॉन्ग्स का कैटलॉग है। बट वो न्यू सॉन्ग्स में टी सीरीज से एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से compete कर रही है। तो
सारेगामा थोड़ा सा अलग है टिप्स से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टिप्स का जो सोल फोकस है वो है म्यूजिक एक्विजिशन में, और म्यूजिक को कैसे प्रॉफिटेबली कैसे निचोड़ा जा सके, उनका प्योर प्ले फोकस उसी में है। और अगर हम सारेगामा की बात करें तो सारेगामा बहुत सारे चीजों में इन्वॉल्व है, लाइव शोज में इन्वॉल्व है। उनका एक कैरावैन बोल के गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म था, जिसपे पुराने गाने वो लोड अप करके वो एज ए गिफ्ट बेचा करते थे। फिर उनके आई थिंक दिलजीत कॉन्सर्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे काफी क्योंकि उसमें क्या होता है कि कैश बहुत काफी जल्दी मूव करता है, वो 2-3 महीने में आपने भी जो को भी कैश डिप्लॉय किया था वो एक तरीके से, ऑल्दो वो लो मार्जिन होता है बट उसका मूवमेंट काफी फास्ट रहता है। और तो सारेगामा हैज लाइक अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन द IP side. They have a 1.3 lakh plus 1.3 lakh catalog of songs. And Tips has a much smaller, so 34 to 35,000. But इनका अगर हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इज क्वाइट सिमिलर, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो टिप्स इन अ वे इज टिपिंग सारेगामा, और उनका काफी एक रिटर्न ऑन कैपिटल टर्म्स में देखा जाए तो काफी सिलेक्टिव और काफी पॉइंटेड उनके एक्विजिशंस रहे हैं, जो कि काफी सक्सेसफुल हुए। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यू सॉन्ग एक्विजिशन में एक तरीके से एक कैश माइट होना काफी बढ़िया है। और ऐसे बिजनेसेस में होता क्या है कि इवन इफ दे गिव आउट डिविडेंड, इनके पास कैश क्योंकि इतना पड़ा रह जाता है, तो उसमें आप ऑर्गेनिक एक्विजिशंस की वजह से आप एक्सपोनेंशियल अपना रेवेन्यू एक तरीके से ग्रो कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, 70% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड दे हैव क्लोज टू 153 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो through constant buybacks, they have what they've done is they've reduced the number of equity shares. So the float of equity shares is reduced by 26%, right? And since 2009, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब पहले वो 17.31 करोड़ इक्विटी शेयर्स मार्केट में फ्लोट करता था, बट वो 12.78 करोड़ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनका डिविडेंड हिस्ट्री है, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये डिविडेंड गिविंग हिस्ट्री है। तो ये आप देखेंगे कि आउटस्ट्रिप कर रहा है कंटेंट कॉस्ट को। FY 26 के लिए जो 59 करोड़ पे है, और यहाँ पे वो 166 करोड़ का डिविडेंड बांट चुके हैं फॉर FY 26। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 166.18 करोड़ का डिविडेंड बांट चुके हैं। तो एक तरीके से कैश गजलिंग बिजनेस है, कैश जनरेटिंग बिजनेस है, गजलिंग बिजनेस नहीं। इनका जो भी है IP, मैं इनका आई थिंक रिसर्च करने के लिए आई थिंक रमेश तौरानी एक इंटरव्यू है जो कि बहुत बड़ा इंटरव्यू है, और उनके काफी सारे इंटरेस्टिंग व्यूज और पॉइंट्स थे उस पे, कि कैसे मतलब इनिशियली इन द 2007-2008 पीरियड एयरटेल हैड अप्रोच देम आस्किंग देम फॉर सॉन्ग्स टू बी अ पार्ट ऑफ द हेलो ट्यून पैकेज। तो उस समय उनको पता नहीं था कि हेलो ट्यून का कितना बड़ा एक मार्केट बन सकता है। तो initially they started off receiving very less sum of money from Airtel and these telecom operators, but जब इनको पता चला कि how much money Airtel is making, so they 30x what they asked Airtel at that point in time। और काफी सारी इंटरेस्टिंग और भी चीजें इन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया था कि कुछ जो पुराने गाने हैं 90s के, वो कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हर साल इनको 1 से 2, 2 से 3 करोड़ रुपए हर साल आके दे देते हैं रॉयल्टी के तौर पे। तो काफी बढ़िया लगा मुझे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक तरीके से बहुत पहले, मतलब pre-2000 में, जो कि आपको अभी भी कैश जनरेट करके दे रही है। नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, राइट। तो एक तरीके से इंटरेस्टिंग बिजनेस लगा, और इसकी वजह से ही मैं फिर थोड़ा इसमें डीप घुसा। बट वही है कि आई थिंक ये काफी लोगों के दिमाग में चलता रहता है, टिप्स वर्सेस सारेगामा, टिप्स वर्सेस सारेगामा। बट ये हमें जानना पड़ेगा कि दोनों थोड़े अलग किस्म के हैं, दोनों सेम नहीं है। एक का कैटलॉग बड़ा है, बट एक सारेगामा एक तरीके से डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ थिंग्स में घुसा हुआ है, टिप्स का थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू FY 26 में 376 करोड़ है, और कॉन्स्टेंटली हम देखें 29% का CAGR एक तरीके से ये शोकेस कर रहा है। और
इन द लास्ट 3 इयर्स ये डबल हो चुका है। तो 26% का सीएजीआर इन द लास्ट 3 इयर्स ही दिखा है हमें। और FY 22 से कंपेयर करें बट तो 29% का सीएजीआर पे ये रेवेन्यू ग्रो कर रहा। यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन टाइप के इनके प्लेटफॉर्म्स या डील्स हैं। सिंक डील्स जो हैं वो ऐसा रहता है कि अगर सपोज Hyundai अपना कोई एड बना रहा है, उस एड में अगर वो टिप्स के गाने यूज करना चाहे तो उसको सिंक डील कहेंगे कि गाने का राइट्स उन्होंने एक्वायर किया है टू रन इट विद देयर ओन विजुअल्स, राइट। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में इनके गाने चलते हैं। और इसमें जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का एक स्प्लिट होता है जो टिप्स को रिसीव होता है। कंटेंट ब्रॉडकास्ट से देखा जाए तो ये सारे चैनल्स हैं जहां पे टिप्स के गाने एक तरीके से दिखाए जाते हैं। B4U, जूम, जो पुराने पुराने गाने हैं टिप्स के, वो सारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। और ये चैनल आपको टिप्स के गाने ब्रॉडकास्ट करने के टिप्स को पैसे देती है। इनके कुछ अपकमिंग म्यूजिक रिलीजेस हैं आई थिंक। ये एक आई थिंक आपने देखा होगा ट्रेलर इसका, वरुण धवन की मूवी है। 20 से डायरेक्टेड और तो प्रोड्यूस जो है वो रमेश तौरानी ने ही की है। तो इसमें इन्होंने प्रोडक्शन का भी पैसा डाला है। और यहाँ पे इम्तियाज अली का भी एक मूवी है जिसमें प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स में नाम तो नहीं दिख रहा इनका, बट इसमें आई थिंक म्यूजिक इनका होगा। हाँ, म्यूजिक इनका है। तो और इसमें भी आई थिंक या तो म्यूजिक इनका होगा या तो प्रोड्यूस ये कर रहे होंगे। तो ये कुछ इनके अपकमिंग म्यूजिक रिलीजेस हैं। अब की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इनके इंडस्ट्री में, आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि आई थिंक गोइंग अहेड ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मेरे को लगता है इज इम्यून फ्रॉम ऑल द ग्लोबल टर्मोइल दैट इज हैपनिंग, वॉर्स और ये सारी चीजें एक तरीके से वेल थोड़े अच्छे तरीके से इम्यून है। सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो सब्सक्रिप्शन का जो ग्रोथ रेट है वो 40 to 50% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। पेड सब्सक्रिप्शन आर प्रोजेक्टेड टू ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम करेंट 14 million to approximately 28 to 30 million as new features roll out and free streaming is disincentivized. Spotify has raised premium subscription prices by 28% in India since 2019 alongside the introduction of new subscription tiers। और इस इसमें आई थिंक मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि एक बार मैं आई थिंक कैब में ट्रैवल कर रहा था, आई थिंक एयरपोर्ट जा रहा था, और मैं अपने यूट्यूब मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि यूट्यूब प्रीमियम का मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैं वो यूज करके मैं अपना गाना चलाता हूँ। बट उसमें आप अपना कैटलॉग नहीं बना सकते, मतलब बहुत उसमें स्पॉटिफाई आपको बहुत पर्सनलाइज कर देता है चीजें। आप आपका क्या कैटलॉग बनाना या वो सारी चीजें उसमें काफी पर्सनलाइजेशंस हैं। तो जो कैब के जो ड्राइवर थे उनके पास स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन था। तो क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आपको कॉन्स्टेंटली एड सुनना पड़ता है। तो आई थिंक कुछ टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मोनेटाइज ज्यादा फास्ट तरीके से किया जाए। और आई थिंक फ्री सब्सक्रिप्शन जो है धीरे धीरे आई थिंक वो पहले तो आदत डला देंगे और फिर धीरे धीरे आपको उससे लेना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से वैसा उस डायरेक्शन में चल रहा है। Short consumption far exceeds other digital formats. Current fixed price model will migrate to share of advertising over 1 trillion. So 2020 से कह रहे हैं 1 trillion shorts have been viewed in India since 2020 and there will be monetization of shorts. अभी आई थिंक जो रेट्स हैं शॉर्ट्स के यूट्यूब में भी अगर मैं देखूं तो शॉर्ट्स के जो पे आउट रेट्स हैं विच इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू वीडियोस। और आई थिंक उसमें जो हिट क्राइटेरिया है टू फॉर इट टू पे आउट मनी इज आल्सो एक्सट्रीमली हाई। मतलब उसको एक एक्सट्रीमली वायरल शॉट होना पड़ेगा आपको कुछ पे आउट मिलने के लिए, जो कि आई थिंक काफी कम है। और आई थिंक given that in India the RPM rates are quite low and it depends on the audience, where the audience is watching from, their age demography and those kind of things as well for the payout। या फॉर एग्जांपल जो मैं आपको हनुमान चालीसा का सॉन्ग का एग्जांपल दे रहा था टी सीरीज का, उसका आरपीएम ऑन द लोअर साइड होगा क्योंकि आई थिंक उसमें जो है थोड़े ओल्डर कैटेगरी में लोग जाएंगे आई थिंक। और उनको क्रॉस सेल करना या उनको एड रेवेन्यू से कमाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उनके जरूरतें थोड़ी कम होती है। तो अगर कंपेयर टू यंगर ऑडियंस जो कि थोड़ा कंजम्पशन साइड पे थोड़े हैवी होते हैं, तो उनका आई थिंक उसमें भी एड आरपीएम में
डिफरेंस होता है. Now, public performance industry revenue is growing at approximately 40 to 50% CAGR and expected to surpass 2,500 3,000 crores over the next 5 years. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मोनेटाइजेशन थ्रू स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स. और ये मैं कह रहा था, आई थिंक रॉयल्टी फ्रॉम एआई. तो वार्नर और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप है. यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप बाय द वे ओन्स 33 ऑलमोस्ट 33% ऑफ द सॉन्ग्स ग्लोबली विच आर रिलीज्ड, जो कि आप राइट फ्रॉम एल्विस टू बीटल्स, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक अ लॉट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर्स आर वेरी हैवी ऑन यूनिवर्सल म्यूजिक. मैं जानता हूँ बिल एक्मैन एक इन्वेस्टर है जो कि इस पे काफी बुलिश हैं और काफी बुलिश रहे हैं, और उनके काफी सारे वीडियोस हैं जिसपे वो इसको वाउच करते हैं. So they have signed a spate of deals in the AI space, including a deal with NVIDIA, is to create a legal framework for training AI on copyrighted music and use AI ethically. तो बेसिकली वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि AI को एक एथिकल ट्रेनिंग के थ्रू ले जाएं, जिसके वजह से AI will not be able to infringe upon the rights of the music label companies. तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. आई थिंक AI maybe a bigger opportunity for them. I think before piracy, everyone was concerned कि कैसेट्स हैं, लोग कैसेट्स का कॉपी बना रहे हैं, सीडीज को बर्न किए जा रहे हैं. बट सब कुछ वो इंडस्ट्री ने ही उसको अलग डायरेक्शन में ले लिया और बोला कि हम कुछ फिजिकल एसेट्स रखेंगे ही नहीं, सब कुछ को डिजिटाइज कर देंगे. और डिजिटाइजेशन की वजह से एक तरीके से इनके भाग्य खुल गए. इन पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है. और एक तरीके से आजकल तो आई थिंक एड्स people are preferring to do it digitally rather than doing it through the normal channels of TV, newspapers and those kind of things. तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि जो भी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, उसमें एड सपोर्टेड स्ट्रीम्स कंपेयर टू सब्सक्रिप्शन ऑडियो स्ट्रीम्स में कितना फर्क है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन स्ट्रीम्स अकाउंट फॉर 3x द रेवेन्यू ऑफ एड सपोर्टेड स्ट्रीम्स. तो कैलेंडर ईयर 2025 में जो भी ग्लोबल म्यूजिक का रेवेन्यू सोर्स था, 53% ऑफ इट केम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑडियो स्ट्रीम्स, ओनली 17% केम फ्रॉम एड सपोर्टेड स्ट्रीम्स. So it's like 3x of ad supported streams, right? So that is a significant insight for an investor to make his decisions based on this information. So streaming grew by 1.6 billion to reach 22 billion for the first time, representing 70% of total recorded music revenue. Physical formats grew by 390 million, reaching 5.3 billion globally, and 8% increase in the fastest growth rate across all segments. So I'm guessing this physical would be concerts. और ये कॉन्सर्ट का एक तरीके से इकोनॉमी को शेप करने का तरीका हो गया. आई थिंक सिंगापुर requested Taylor Swift to come and play for them, come and perform for them to increase economic activity. and ये एक तरीके का बहुत बड़ा पुल फैक्टर बन गया. Wherever Coldplay goes, people take flights, jump into the next flight, book tickets 1 year in advance, try and grab hold of the tickets so that they can be inside the stadium. बहुत बड़ा एक पुल फैक्टर है. Performance rights revenue grew by 0.3%, and accounting for 9.3% of global recorded music revenue. तो यहाँ पे ग्रोथ, लिसनरशिप एंड इंक्रीजिंग कंटेंट एडिशन के बारे में थोड़ा देखेंगे. यहाँ पे एनुअल यूट्यूब व्यूज अगर आप देखें तो एक तरीके से 37% CAGR का ग्रोथ रहा है. क्वार्टरली यूट्यूब व्यूज में भी मतलब कॉन्स्टेंटली एक 55 बिलियन का एक ग्रोथ रहा है. आई थिंक Q4 FY26 में इन्होंने क्लैरिफाई किया है इज on account of YouTube short, which is not a significant contributor to revenue or profit. तो इन्होंने शायद उसको स्ट्रिप आउट कर दिया होगा और that's why the numbers are declining. यहाँ पे अगर हम न्यू सॉन्ग्स एडेड, तो ये हम जानते हैं कि इनके पास 30,000 सॉन्ग्स का कैटलॉग है, बट ये कितने गाने ईयर ऑन ईयर ऐड करते जा रहे हैं. तो ये गाने सिर्फ हिंदी में नहीं है, ये और भी रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे. तो FY23 में अगर आप देखें तो 896 थे, FY24 में 733, 443 एंड 399. एंड इसका भी अगर आप ब्रेकअप देखें तो एक तरीके से इनका ये थोड़े मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव होते जा रहे हैं. इनको रिटर्न जनरेट करना है, मतलब आई थिंक दे वांट टू हैव फ्यूअर नंबर सिलेक्टेड सॉन्ग्स बट मोर रेवेन्यू जनरेटिंग मोर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इनको दाद देना पड़ेगा कि इनका रिटर्न ऑन कैपिटल
is significantly better than Saregama. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थोड़ा देखेंगे, आई थिंक क्यूमुलेटिव 10 क्वार्टर्स का तो नहीं देखेंगे, समरी ऑफ लास्ट 5 इयर्स देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली देखेंगे, कॉन्स्टेंटली एक तरीके से बहुत हैवी ग्रोथ। और आप ये परसेंटेज देखिए, मतलब अगर रेवेन्यू 375.5 है तो इसका पैट भी 216.6 है। दिस इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री कि 58%, 59%, 60% का आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन है, और विच इज सिग्निफिकेंट। क्योंकि हैवी कैपेक्स इंडस्ट्री में आप देखते हैं 375 करोड़ अगर वो कोई करेगा तो उसमें हार्डली 8 to 9 करोड़ का उसको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर इनपुट प्राइसेस थोड़े से भी इधर उधर हो जाएं तो एक तरीके से आपका प्रॉफिट पूरा वाइप आउट होकर आप नेगेटिव में चले जाते हो। फिर वो नेगेटिव अगर वो सस्टेन पीरियड के लिए रहा तो एक तरीके से आपके रिटेन अर्निंग्स और इक्विटी वैल्यू में इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, विच कैन बी वेरी नेगेटिव फॉर द स्टॉक प्राइस। बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें तो रेवेन्यू क्वार्टरली अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम एफ आई वाइज भी देखें तो रेवेन्यू का 21% ग्रोथ है, और एबिटा मार्जिन में 690 बिप्स का ग्रोथ रहा है। तो नो डाउट ऑन इट्स फाइनेंशियल वेलबींग। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप देखें तो पैट परसेंटेज अगर देखें तो Q4 में 56.8% का है, FY26 में 58% है, 53.6% है। वेरी हेल्दी पैट परसेंटेज मार्जिन। और कंटेंट कॉस्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट और बैलेंस शीट भी अगर मैं देखूं तो आप देखें कि इन्वेस्टमेंट्स में एक तरीके से बढ़ा हुआ है 95.5, 149.9। यहाँ पे सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में it has decreased from 40.8 to 7.2 crore, and the financial assets have increased. अगर आप इनका करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटी भी देखें तो अदर करंट एसेट इज 26.2, whereas करंट लाइबिलिटी, हाँ, तो टोटल करंट एसेट 302 एंड दिस इज 96.9, विच इज अ वेरी हेल्दी मार्जिन, राइट। एंड प्लांट इक्विपमेंट आप देखेंगे 14 करोड़ का है, तो मतलब इस इंडस्ट्री में प्लांट इक्विपमेंट का उतना बड़ा पार्ट है नहीं। um, और इक्विटी कैपिटल में भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ है, 209 टू 260 करोड़, विच सिग्निफाइज कि आपके जो रिटेन अर्निंग्स हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इज एट अ गुड रेट। और कैश फ्लो में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आई थिंक 167 करोड़, विच sort of ties back with the dividend payout that had happened. यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 291 करोड़, और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 197 करोड़, which has increased from 120 करोड़ to 197 करोड़, which is a very healthy growth rate. और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप देखेंगे कि 167 करोड़ का पे आउट हुआ। इन्वेस्टिंग में भी आई थिंक दे वुड हैव इन्वेस्टेड इनटू certain things which has led to this decrease. तो की ड्राइवर ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को थोड़ा समझेंगे। सो इंडिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 17%, और इंडिया का डिजिटल एड इंडस्ट्री जो है अगर आप देखेंगे तो 30% CAGR से ग्रो कर रहा है कैलेंडर ईयर 2020 से। और 2027 एस्टिमेटेड है कि 98,000 करोड़ पे जाके बैठेगा, which is a big chunk. So I think that is an obvious sign. I think once the economy grows, there are many things to be advertised, and there are many platforms that can be utilized. But now companies are beginning to look at platforms which are giving them the bang for the buck, and digital is here to stay. In my opinion. Um, do let me know in the comment section your views, any negative thoughts that you have on this talk. I would be more than happy to analyze from that lens as well. Piracy can be a huge issue for this industry. I think the one issue that I see is कंपटीशन, हीटेड कंपटीशन। तो धुरंधर के लिए जैसे सारेगामा ने फर्स्ट पार्ट के लिए 20 करोड़ दिया था, और उस सिमिलर रेंज पे धुरंधर 2 को लॉक करना चाहती थी, बट वो नहीं कर पाई। उसके लिए आई थिंक जियो प्लेटफॉर्म्स ने फिर 30 करोड़ दिया। तो ये कंपटीशन की वजह से जो आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो एक तरीके से बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो कम हो जाता है। तो ऑन एन एवरेज सारेगामा का टारगेट रहता है कि जो भी वो अक्वायर करें इन द नेक्स्ट 5 years दे कैन
paid back. And I think music, there will be a bidding war for acquisition of this music because um, एक तो मूवीज जो हैं वो काफी कॉस्ट हैवी रहते हैं, 200-300 करोड़ की मूवीज बनती हैं। तो उसमें अगर आपको म्यूजिक राइट से 30 करोड़ का मिल जाए और सैटेलाइट और टीवी राइट से 150-160 करोड़ का मिल जाए, तो एक तरीके से आप एक फाइनेंशियल गारंटी बना लेते हैं कि हाँ चलो यहाँ से जो भी होगा हम बड़ा लॉस नहीं करेंगे। तो वो एक कुशन देता है movies ko ki they become bolder, they start making high budget movies with more stars and better content. So this is a very integral part of the movie industry as well, and gives them a cushion to make bolder and better movies, gives them financial cushion as well. तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड अक्रॉस वेरियस मीडिया हम देखें तो यहाँ पे 2027 में एस्टिमेटेड कि 70% ऑफ ऑल द स्पेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग विल कम फ्रॉम डिजिटल. So that is a big number, and if that does happen, then channels like Tips, then stocks like Tips, Saregama are bound to benefit. I think Z has a lot going on, but the music business would be doing well according to me. But there are other businesses, I think there's a lot of problem there. So I think these two stocks are something which you can look out. This is not a stock recommendation. You can do your own independent research and strategize and create your own positions accordingly. So that's it from my side on this edition. Before I wrap up, I'll quickly go through the screener as well. If you look at the market cap, I think it's sitting in the range of 8,706 crore. The stock P is at 40.2, which is kind of like currently I feel is for a 25% growth rate, it kind of looks reasonable. But I would have preferred the stock P to be in the range of 20 to honestly to be buying it. But if you look at the return on capital employed and return on equity is exceptional. I think exceptional entrepreneurs heading this business. They are also giving out dividends. So the dividends that they gave out was 166 crore, which is 1.91%. The thing with dividend yield is once you acquire that share, it really depends on the average. I think dividend yield should be calculated on the average that you own. So for example, the price of the stock is currently 681, but मान लो आपने 100 रुपए पे खरीदा था, ठीक है, अगर 100 रुपए पे आपको अगर सपोज आज के डेट में 10 रुपए मिल रहा है, तो वो 10 रुपए इस पे नहीं 10 रुपए अभी 681 पे कैलकुलेट हो रहा है, बट अगर वो 10 रुपए 100 रुपए कैलकुलेट होता तो आपका डिविडेंड यील्ड अराउंड 10% होता. एंड दैट इफ द कंपनी इज डूइंग वेल काइंड ऑफ बिकम्स लॉक्ड इन गारंटीड. तो that is a tweak which a lot of investors fail to understand. Profit growth देखें यहाँ पे 34.4%, profit after tax 217. If you look at the stock price, so stock price has suddenly blown up. I think since Jan 2021, at 10 rupees, and it's right now at 680. So it's crazy. I think crazy growth. 68x हो चुका है Jan 2021 से. यहाँ पे देखें तो promoter holding has decreased over last 3 years, minus 10.8%. This may be because they would be trying to raise cash. I think because इतने बढ़िया बिजनेस में या तो आप लोन ले लो, डेट हैवी बन जाओ, इंटरेस्ट दो, या तो अपना स्टेक थोड़ा कम कर लो पाई को ग्रो करने के लिए. These are purely business calls, and I think just promoter selling stake, showing it as a sign of weakness of the stock is kind of very amateurish, according to me, and I think that needs to be looked at more deeply. सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो लास्ट 3 इयर्स 26%, प्रॉफिट ग्रोथ 42% एंड स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 60%. लास्ट 3 इयर्स में 60% का सीएजीआर रहा है. मतलब आई विश कि इसके बारे में मुझे पहले पता होता, बट alas आई थिंक राइट नाउ इट लुक्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव टू मी. इसमें अगर हम एफआईआईज देखें तो टीवीएफ फंड है, और पब्लिक देखें तो शुभम वेंचर्स, अविनाश, परशुराम, वाडवा ये हैं, और Kumar S. Torani, Ramesh S. Torani, these are the promoters and the Torani family. Their stake is close to 64.15%. So that's it from my side on this edition. Do let me know in the comment section what you think about the analysis, anything that may have missed, any important facts about tips which you would like to present in the comments below. I think of this as a good community which we can utilize to
exchange views and comments. And please do subscribe. Your subscription means a lot. And thank you so much and have a great day ahead.